नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। आज हमारे ऋषि कृषि सीरीज में उपस्थित हैं स्वास्तिक इंडिया ऑर्गेनिक से लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव जी, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इसके साथ साथ किसानों को ऑर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण भी देते हैं। और सबसे ज़रूरी बात होती है कि ऑर्गेनिक जो भी हमारे उत्पाद उत्पन्न होते हैं उसके लिए मार्केट भी उपलब्ध कराते हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक खेती क्या होती है या ऑर्गेनिक क्या है। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं, इसके बारे में तो सर बताइए। देखिए, जो ऑर्गेनिक खेती है, हाँ, ये एक तरह से हमारी परंपरागत खेती है। अच्छा, ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति आने के पहले हमारे जो किसान थे, क्योंकि खेती का इतिहास हमारा हजारों वर्ष पुराना है। हाँ, उस समय कोई यूरिया, पेस्टिसाइड या इस तरह की रासायनिक खेती नहीं थी। हाँ, तो हमारे किसान जो खेती करते थे वही ऑर्गेनिक खेती है, जिसको फिर से ज़रूरत पड़ी आज के समय में फिर से लागू करने की। मतलब कहने का ये है कि ऑर्गेनिक खेती बस हमारी पुरानी परंपरागत खेती है, जिसको हम आज के समय में फिर से चालू करने की आवश्यकता है। ऑर्गेनिक खेती हमारी पुरानी परंपरा है जी। लेकिन क्या ऐसा मोड़ आया कि लोग रासायनिक खेती करने लगे? मान के चलें कि 70 के दशक में जब हमारे खाद्यान्न का उत्पादन उस स्तर तक नहीं हो पा रहा था कि हम अपने देश के लोगों का पेट भर सके, हमें काफ़ी मात्रा में अनाज के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। तब ज़रूरत महसूस की गई कि हमारे उत्पादन को बढ़ाया जाए। इसलिए हरित क्रांति की जरूरत भारत में लाया गया और तमाम तरह के विदेशी कंपनियों के जो फर्टिलाइजर्स होते थे, बीज होते थे, इनको भारत में आयात करके किसानों के सामने प्रस्तुत किया गया। उनके प्रयोग से निसंदेह उत्पादन तो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा। कुछ समय पहले की स्थिति ये थी कि हमारे उत्पाद कम से कम खाद्यान्न के मामले में हम विदेशों को भेजने लगे। इस क्रांति का ये असर हुआ। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ नकारात्मक असर ये हुआ कि हमारे अन्न की गुणवत्ता घटती गई, हमारी मिट्टी की उर्वरता खत्म होने लगी। और एक समय ऐसा आ गया है कि आज हमारे पास ऊसर की जो संख्या है, हाँ, वो लगातार बढ़ रही है सर। तो ये था हमारा रासायनिक की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उत्पादन बढ़ाना था। हमारी जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही थी, सबको भोजन देना, सबको पर्याप्त मात्रा में पोषण देना, ये हमारे उस कृषि से नहीं संभव था। आज के समय में ऑर्गेनिक खेती का कितना महत्व है? इस महत्व को समझाने से पहले हम आपको हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हाँ, उनका 4 से 5 साल का एक आप भाषणों की श्रृंखला सुनिएगा, चाहे 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम संबोधन हो, मन की बात हो, उसमें वो एक लाइन जरूर बोलते हैं कि आने वाला समय प्राकृतिक खेती का है। हाँ, लोगों को जैविक खेती की तरफ अग्रसर होना चाहिए। आज की भयावह स्थिति हम आपको बताना चाहेंगे कि हर घर में कोई ना कोई एक या दो व्यक्ति दवाओं पे चल ही रहा है। हाँ सर, ये तो बात जेन्युइन है। और WHO की एक रिपोर्ट है कि 2033 आते आते हर घर में 2 मरीज कैंसर के होंगे। अरे बाप रे! ये भयावह स्थिति सिर्फ हमारे भोजन में रासायनिक और अनियंत्रित कीटनाशकों के प्रयोग से आई है। तो इस भयावह स्थिति को नियंत्रित करने के लिए फिर से हम जरूरत महसूस की कि हम थोड़ा सा कम खाएं, लेकिन वो खाएं जो हमारे शरीर को पोषक तत्व दे। हम भौतिक उन्नति कितना भी कर लें, लाखों रुपए इस कमरे में भरे हों, लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, डॉक्टर ने हमें कह दिया कि तुम्हें सिर्फ उबला आलू खाना है, तो वो सारी भौतिक संपदा हमारे लिए बेकार। ये तो बात सही है। तो ये हमारी जैविक खेती की आवश्यकता हुई। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि ऑर्गेनिक खेती करने का क्या तरीका होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, थोड़ा उसके बारे में हमारे लिसनर व्यूअर को बताएं। तो श्रोताओं और दर्शकों, हम ये कहना चाहेंगे कि जैविक खेती का एक सीधा सा मतलब आप ये समझिए कि आपकी खेती से जुड़ी हुई हर चीज़ आपके स्थानीय स्तर पे मिल जाए। चाहे वो बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे कीटनाशक हो,
कुछ भी खरीदने के लिए आपको बाजार ना जाना पड़े। अब आप ये समझिए कि अगर हम कुछ भी खरीदने के लिए बाजार नहीं जा रहे हैं तो निसंदेह हमारी खेती की लागत कम होगी। एक तरफ कुछ सालों तक 2 या 3 साल तक हमारा उत्पादन धीरे धीरे कम होगा, लेकिन जब हमारी लागत कम होगी ना तो वो हमारा कम उत्पादन भी हमें अच्छा लाभ देगा। तो जैविक खेती का सीधा सा यही मतलब है कि आपको खाद चाहिए तो आप खाद खरीदने दुकानों पे मत जाएं। आप अपने गांव में उपलब्ध जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि सर, जैसे कि कुछ जैसे चलिए एक थोड़ी सी इस लाइन को और लंबा करते हैं। हाँ। जो प्रकृति ने हमें जो भी पेड़ पौधे या ये जो हमारे धान गेहूँ सब्जियाँ जितने भी तरह के हमारे पास पौधे हैं, इसको वर्गीकृत कर रखा है। अच्छा। कि एक हिस्सा मनुष्यों के यूज के लिए, दूसरा हिस्सा पशुओं के यूज के लिए और तीसरा हिस्सा भूमि के यूज के लिए। जैसे धान की फसल है, धान की जो बालियां हैं वो मनुष्यों के लिए यूज है, जो उसके डंठल और बाकी चीज़ें हैं ये पशुओं के लिए है, और जो उसके जड़ के नीचे का भाग है वो भूमि के प्रयोग के लिए है। और इसी के असंतुलन से आज सारी स्थिति बिगड़ गई है। पता चल रहा है कि हम खेत में डंठल सारा आग लगा दे रहे हैं। हाँ, ये मतलब तो जो भूमि का भोजन है वो हम जला दिए, पशुओं का भोजन उसको हम जला दे रहे हैं, तो सिर्फ अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं। जो हम प्रकृति के साथ इस तरह का खिलवाड़ करेंगे तो निसंदेह प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ करेगी, और जो हम लोग के सामने रिजल्ट सामने है। तो इसमें ऑर्गेनिक खेती में जो खाद का यूज किया जाता है उसको बनाने की क्या प्रक्रिया होती है? पहले ये कहा जाता था कि बिना पशु के खेती संभव नहीं है। हम जैविक खेती की बात किनारे कर रहे हैं। अच्छा। खेती ही संभव नहीं है अगर आपके पास पशु नहीं है। अब पशुपालन की तरफ से किसानों का रुझान धीरे धीरे कम हुआ। किसान पशु कम रखने लगे, और जब पशु कम रखने लगे तो उनके पास जो प्राकृतिक स्रोत थे खाद बनाने के वो खत्म होते गए, और किसान बाजार पे निर्भर होता गया। आज अगर सरकार जो है लगभग 1200 रुपये एक बोरी यूरिया पे सब्सिडी दे रही है, तब यूरिया किसानों को 350 या 400 रुपये मिल रहा है। सोचिए अगर वो सब्सिडी सरकार हटा दे तो किसान कहाँ जाएगा? जो हमारे आसपास की जितनी वेस्ट चीज़ें हैं, यहाँ तक कि पहले जो घरों में झाड़ू लगते थे उनके झाड़ू का बहारन निकाल के हम खेतों में डालते थे, तो वो अपने आप में एक प्राकृतिक खाद तैयार होती थी। लेकिन अब जब पशुपालन कम हो गया है, गोबर की उपलब्धता कम हो गई है, गोमूत्र की उपलब्धता कम हो गई है, तब सबसे आसान उपाय ये है कि आपके पास जितने भी फसल के वेस्ट हों, गाय के गोबर हों, उसको सुनियोजित तरह से अपने पास रखिए। उसकी एक खाद बनाने की प्रक्रिया है, उसके तहत आप खाद तैयार करिए, और निसंदेह जो आपकी वो खाद तैयार होगी किसी भी रासायनिक फर्टिलाइजर से ज़्यादा असरदारक और बिना स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए, बिना मिट्टी को हानि पहुंचाए, वो आपकी खेती को फ़ायदा करेगी। अच्छा। तो सारा खेल प्राकृतिक रिसोर्स। इसमें गौमूत्र का क्या यूज होता है जी? इसमें गौमूत्र जो है अपने आप में बहुत बड़ा नेचुरल पेस्टिसाइड है। आज जैसे हमारे पूज्य रामदेव बाबा जी हैं, उनका ये कहना कि आधे से ज़्यादा बीमारियां तो हमारी गौमूत्र पीने से ठीक हो सकती हैं। ठीक यही चीज़ हमारे ज़मीन के साथ है कि ज़मीन में अगर हम गौमूत्र में लगभग 50% गौमूत्र और 50% पानी मिला के अपने सब्जियों में हम छिड़काव करें तो हम 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 80% कीड़े बीमारी उस फसल से दूर रहेंगे। अच्छा। तो ये गौमूत्र का महत्व है। खेती में हम जैसे पूजन सामग्री या फिर कोई फंक्शन में पंचगव्य का प्रयोग करते हैं, जो गाय की 5 चीज़ों से निर्मित होता है। उस पंचगव्य का उतना ही महत्व हमारे कृषि में है। अगर किसान पंचगव्य का प्रयोग बीज उपचार में करते हैं या फसल की रोपाई की बात करते हैं, सिंचाई में पंचगव्य का प्रयोग करें तो उनकी खेती निसंदेह बहुत ही मजबूत होगी। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है जैसे बाढ़ हुआ, आंधी तूफान, पाला, इसमें जहाँ रासायनिक फसलें ख़त्म हो जाती हैं
वहाँ हमारी जैविक खेती से की गई फसल वो 70 से 75% तक बची रहती है। अच्छा, तो ये है जैविक खेती। जैविक खेती में कौन कौन से फल फूल सब्जियां उगाई जा सकती है? जो रासायनिक खेती से उग रही है, क्या सारा चीज़ जैविक खेती से उत्पन्न हो सकती है? 100%। अच्छा, 100% ये बात सही है कि अब हम यही बात आपको शुरू में कहे कि हमारे यहाँ कृषि बागवानी का इतिहास हजारों साल पुराना है। और जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हुए, केमिकल पेस्टिसाइड हुए, केमिकल और बूस्टर और तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं, ये तो महज 40-50 साल का खेल है ना। हाँ, यानी कि हाँ, उससे पहले हम करते थे और स्वस्थ रहते थे। आज से ज़्यादा अब हमने कहीं पढ़ा है कि हमारे जो ज़्यादा पुराने नहीं, महाराणा प्रताप और बाकी लोग थे, इनकी औसत लंबाई 8 फुट होती थी। हाँ, और वो लगभग 150-200 किलो की तलवार लेके चलाते थे। हाँ, अगर आज हमारा वजन 60 किलो है तो मुश्किल से 15 से 20 किलो की तलवार चला सकते हैं। और जो 150 किलो की तलवार चलाते थे, उनका वजन या हाइट कितनी होगी? सही। मतलब हमारी जो खेती है, जो उत्पन्न अनाज था, वो इतना पौष्टिक था कि उस समय की औसत हाइट 7 फुट 8 फुट, औसत आयु 100 वर्ष थी। हाँ, मतलब यहाँ तक कि हर श्लोक में हमारे कहा गया है कि शतायु हो। मतलब एक माना जाता था कि ये इंसान है तो 100 साल तक जिएंगे, 100 साल तक जिएंगे। और आज हमारे सरकारी जो औसत आयु है वो लगभग 56-57 साल की है। सही कह रहे हैं सर। मार्केट में कोई भी जाता है सब्जी लेने या फल फूल लेने, तो ऑर्गेनिक खेती का तो उतना प्रोडक्ट मिलता नहीं है सामान्य तौर पे, लेकिन अगर कहीं जाए लेने के लिए ऑर्गेनिक फल फूल सब्जियां, तो कैसे पता करें कि ये ऑर्गेनिक ही है? जी देखिए, इस दिशा में हमारे सरकारी स्तर पे काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। अच्छा। सरकार की लगभग हर राज्य में एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है। अच्छा। वो किसानों का उत्पाद ऑर्गेनिक है या नहीं है, इसका वो सर्टिफिकेट देते हैं। और ये प्रक्रिया पूरे 3 साल की होती है। अच्छा। मतलब 3 साल तक किसानों की खेती को ऑब्जर्व करते हैं, एक एक चीज़ का विश्लेषण होता है, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। और इसके मानक बहुत कड़े होते हैं। तो अगर हम कोई भी चीज़ बाज़ार में लेने जा रहे हैं, अब कोई कह रहा है कि हमारा ये उत्पाद जैविक है, तो सबसे पहले हम उनसे जैविक होने का प्रमाण पत्र मांग सकते हैं। अच्छा। और ये इतनी मतलब पारदर्शी और कठोर प्रक्रिया है, अगर कोई किसान इससे गुजर के और जैविक का प्रमाण पत्र ले लेता है तो निसंदेह उसका उत्पाद जैविक है। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर रासायनिक आलू है 1 केजी जी, मानकर चलते हैं 25 रुपये किलो है इस समय, तो अगर वहीं हम ऑर्गेनिक लेते हैं 1 केजी आलू, तो उसका कितना अंतर होगा? ये मान के चलिए कि लगभग 1.5 गुने का अंतर आ जाता है। अच्छा, 1.5 गुने का अंतर आता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि अभी जो हमारे किसान हैं वो बहुत कम मात्रा में जैविक खेती कर रहे हैं। हाँ। तो अब कम उत्पाद हो रहा है, इसलिए उसका मूल्य बढ़ा है। अभी इसी साल हमने जैविक गेहूँ मध्य प्रदेश से मंगवाया है। वो जैविक गेहूँ मुझे 40 रुपये किलो पड़ा। और यहाँ का जो गेहूँ है वो 18-19 रुपये किसान दे रहे थे। अच्छा। लेकिन अब ये है कि इस गेहूँ को अगर टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है कि इसमें यूरिया की मात्रा इतनी है, सल्फर कितना है, जो स्वास्थ्य को सीधे नुकसान कर रहा है। और उनका गेहूँ एकदम बिल्कुल शुद्ध प्राकृतिक है। सर, आपके आने वाले समय में क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या करने वाले हैं आप? हमारी आने वाले समय में ये योजना है कि हम किसान को खेत की तैयारी से लेके अनाज के भंडारण तक पूरी प्रक्रिया जैविक हो, और उसमें जिस जिस चीज़ की आवश्यकता पड़े, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, टॉनिक हो, भंडारण में रखने के लिए चीज़ें हो, सिंचाई से संबंधित हो, कोई बीमारी हो, ये सारी चीज़ें हम एक छत के नीचे उपलब्ध करवाएं। अच्छा। पहली योजना तो हमारी ये है, जिसके तहत हमने अभी 40 से 50 गायों की एक डेयरी शुरू की है, जहाँ से हम सारी जैविक जो भी मेन्योर होते हैं उसको हम एक छत के नीचे उपलब्ध कराएंगे।
अच्छा, जैविक खेती से रिलेटेड जितने चीज़ की ज़रूरत होती हाँ। है वो एक छत के नीचे। छत के नीचे उपलब्ध कराएंगे। और दूसरी योजना ये है कि जो हमारा शहरी क्षेत्र है, अच्छा, इसमें हम हर घर में कम से कम 5 गमलों में अपने प्रयोग के लिए जैविक सब्जी का उत्पादन कराएं। क्या बात है। कम से कम जो धनिया है, आलू है, गोभी है, ये हम बड़े बड़े गमलों में या फिर जो थर्माकोल के ट्रे आते हैं, इसमें हम अपने छत पे, अपने लॉन में, जो भी टेरेस होता है वहाँ पे अपने खाने के लिए आप जैविक सब्जी का उत्पादन करिए। कम से कम सब्जी के मामले में तो आप निर्भर होना शुरू करिए, बाकी अनाज पे तो हम लोग बाद में आएंगे। और ये बताते हुए बड़ा हमको वो दुख होता है कि सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग सब्जियों में होता है। चाहे सब्जियों को बड़ा करना हो, उनको कलर देना हो, या लंबे समय तक प्रिजर्व करना हो। ये तो बात सही कह रहे हैं सर। पहले के समय में हम देखते थे सर, आपसे ये चर्चा करना ज़रूरी है, जो गोभी हम लोग लाते थे, आज इस समय सीजन में एक गोभी जब पहले बनाते थे तो इस कितना खूबसूरत खुशबू होती थी और कितना अच्छा लगता था। तो आज के समय में जो गोभी आ रही है, आप किस तरह से उसको देखते हैं? अब गोभी तो एक अच्छी सब्जी है। हाँ। आलू और धनिया की सब्जी अगर बनती थी तो उस मोहल्ले में पता चलता था कि सब्जी बन रही है। सब्जी बन रही है। सही आज आप किचन में बनता है, बेडरूम में आपको नहीं पता चल रहा कि किस चीज़ की। और इसका सारा दोष सिर्फ हमारे रसायनों को जाता है। उन्होंने क्या किया, रासायनिक चीज़ों ने, कि हमारे उत्पादों की गुणवत्ता बिल्कुल ख़त्म कर दी। हाँ सर। सिर्फ उसमें मात्रात्मक बढ़ोतरी की। आज हम कह रहे हैं कि ये गोभी इतने बड़े बड़े हो गए हैं, 250 ग्राम के एक। हाँ सर। तो आधा किलो के एक गोभी हो गए हैं। तो मात्रात्मक रूप से तो हम निसंदेह बहुत तरक्की किए, लेकिन जब गुणात्मक देखेंगे तो वो सिर्फ रुई का फाहा है। उसका कहीं से कोई भी उपयोगिता हमारे शरीर में नहीं है। बस ये है कि हम खा रहे हैं, बस पेट भर रहा है। बस सर, बहुत आप अच्छी जानकारी दे रहे हैं और जो भी हमारे लिसनर व्यूअर देख सुन रहे हैं काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे, जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। आप प्रशिक्षण भी देते हैं सर, किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। आज के समय में जो यूथ हैं, जो युवा हैं, वो भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं ऑर्गेनिक खेती में। तो अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहें, आपसे प्रशिक्षण लेना चाहें, तो क्या प्रशिक्षण की प्रक्रिया है और कैसे आपसे जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं? अभी आप सब लोग जानते होंगे कि भारत का एक राज्य है सिक्किम, जो पूरी तरह ऑर्गेनिक घोषित कर दिया गया। अच्छा। वहाँ पे केमिकल उत्पाद बेचना मना है। हाँ। और इस प्रक्रिया में और भी हमारे राज्य लगे हुए हैं। इसको हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आने वाला समय जैविक का ही है। आज जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनियों के सीड आ रहे हैं, अब चूंकि किसान के पास अपना बीज नहीं बचा है, वो एक साल जाता है, बीज खरीदता है, बोता है, बेचता है, फिर अगले साल जाता है। आज कंपनियां जो 30 रुपया 40 रुपया किलो बीज दे रही हैं, कल को कहेंगे कि हम 400 रुपये किलो देंगे। तब या तो आप भूखे मरिए या फिर 400 किलो का बीज खरीदिए। तो इसका एकमात्र विकल्प है, अगर हमको आप खेती के मामले में आत्मनिर्भर होना है तो जैविक खेती करना पड़ेगा। तो हमारे जितने भी किसान हैं, अगर जैविक खेती से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल प्रशिक्षण देने में थोड़ी दिक्कत है। अच्छा। कि इस तरह हम एक आदमी को समझाएंगे। 10 या 20 किसानों का वो एक ग्रुप बनाएं, हमसे संपर्क करें, हम उनको पूरी तरह निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। निःशुल्क प्रशिक्षण। इसके साथ एक सुविधा और उपलब्ध करवाएंगे कि प्रशिक्षण लेने के बाद जब वो अपने गांव पे जाके उस खाद को बनाएंगे या कीटनाशक तैयार करेंगे, तो उसमें भी हमारा तकनीकी सहयोग रहेगा। अच्छा। हम खुद जाके उनके गांव में इस तरह की चीज़ें बनवाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारी यूथ हैं, जो इस व्यवसाय में आना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खेती में अब बहुत युवा अपने देख रहे हैं कि वो भी इतने जागरूक हो रहे हैं कि खेती से जुड़ रहे हैं सर। तो और कोरोना काल में जहां सारे व्यवसाय बंद हो गए थे, मात्र कृषि ही था जो हमारे पूरे भारत को संभाल के रखा। हाँ सर, ये तो है। तो जो हमारे युवा व्यवसायी हैं या फिर जो कृषि से पढ़ाई किए हैं, वो लोग
उन लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग जैविक क्षेत्र में आइए, इसमें अपना अवसर तलाशिए और निस्संदेह जैविक कृषि का, जैविक उत्पादों का भविष्य बहुत लंबा है और कह सकते हैं कि आने वाला पूरा समय जैविक का है। तो आप आइए, हमसे संपर्क करिए, निःशुल्क प्रशिक्षण हमारी तरफ से आप लोग को दिया जाएगा, व्यवसायिक भी और कृषि का भी। हाँ, तो आप लोग लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव सर से मिल सकते हैं, आप लोग हमारे थ्रू सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, एक पशुपालन और ऑर्गेनिक खेती का क्या संबंध है अगर देखा जाए आपस में? जी, एक हमारे गांव में कहावत है, हाँ, कि जो खेती होती है, हाँ, वो सिर्फ खेती नहीं होती है, हाँ, उसके साथ खेती बाड़ी पशुपालन, हाँ, ये तीन चीज़ों की एक श्रृंखला होती है, तभी हमारी खेती पूर्ण माना जाता है। हाँ, आपके पास खेती है तो कुछ एरिया में आपके बागवानी भी होनी चाहिए, बागवानी के साथ साथ पशुपालन भी होना चाहिए, क्योंकि खेती के लिए जो हमारे उर्वरक हैं वो 90% हमारे गौ उत्पादों से जुड़े हैं, जैसे गोबर हुआ, गोमूत्र हुआ, या जब हम गायों को भूसा सानी पानी करते हैं तो उसमें से कुछ मात्रा वो बाहर गिरा देती हैं, वो समझिए कि बहुत बड़ा प्राकृतिक खाद तैयार होता है। हाँ। तो एक तो ये है कृषि से जुड़ी, और दूसरे जितने हमारे भाई हैं जो पशुपालन कर रहे हैं, चाहे 2 गाय से हो या 200 गायों से है, अगर आपकी यूनिट पशुपालन की है, डेयरी है, तो हम आप सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके पास जो गोबर और गोमूत्र निकल रहा है उसका आप वर्मी कंपोस्ट बनाइए। गाय के दूध के साथ साथ अब सोचिए, आप गाय के गोबर से भी अच्छी कीमत ले सकते हैं। सरकारी स्तर पे इसके लिए बहुत बड़े बड़े प्रयास हो रहे हैं। तो सर, इसी मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे किसान हैं जो रखे हैं, गाय रखे हुए हैं, तो उनसे जो खाद निकलता है, गाय का गोबर हो गया, जो भी चीज़ हुआ, तो वो कहीं ऐसा है क्या कि वो कहीं दे सके जिसके बदले उन्हें पैसा मिले, ऐसा कुछ? हम यहाँ पे गोरखपुर शहर में लगभग इस समय हम 11 वर्मी कंपोस्ट की यूनिट शुरू करा चुके हैं। अच्छा। इस समय सबसे बड़ी यूनिट हमारी नौसड़ के पास शुरू हो रही है, जहाँ 100 बेड के साथ हम वर्मी कंपोस्ट का यूनिट शुरू कर रहे हैं। हाँ। और जहाँ भी हमने यूनिट शुरू कराया है उन सबको, और जो भी हमारे पास प्रशिक्षण लेने आते हैं, मैं सबको ये कहता हूँ कि आप लोग पैदा करो, वर्मी कंपोस्ट बनाओ, अपने प्रयोग करो और बेचो। अगर नहीं बिकता है तो आपका जितना उत्पादन होगा सब आप मुझे बेच दीजिए, हम खरीद लेंगे। क्या बात है। आपकी जो भी लागत होगी उससे 1 रुपया प्रति किलो हम आपको मुनाफा देके जितना भी बनाते हैं वो सब हम खरीद लेंगे, उनको बेचने के लिए कहीं नहीं जाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे किसान भाइयों से, हमारे युवाओं से इतनी अहम जानकारी देने के लिए। सर, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे युवा साथियों से और किसान भाई जो हैं उनसे? जी, थोड़ी सी हमारी बात लीक से हट के है, लेकिन आप लोग खुद समझिए कि आपके गांव के चौराहे पे जो डॉक्टर साहब हैं, 3 साल के अंदर अंदर उनकी 4-5 मंजिला बिल्डिंग्स तैयार हो जा रही है, सिर्फ इसलिए कि आपका भोजन स्वस्थ नहीं है। हाँ। आप स्वस्थ खाएंगे तो यकीन मानिए आपके डॉक्टर का खर्च 90% तक कम हो जाएगा। सही। और अंतिम में बस यही कहना चाहते हैं कि अगर स्वस्थ है तभी सारा धन है, नहीं तो सारा धन बेकार। सही सर, धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं से और व्यूवर से बात करने के लिए। आज के हमारे ऋषि कृषि सीरीज में थे लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव सर। आशा करते कि जो भी सर से हमने बात की आपको बहुत ही ज्ञान मिली होगी कि ऑर्गेनिक खेती का क्या महत्व है, ऑर्गेनिक खेती कैसे किया जाता है। अगले किसी और एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।